नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 13 सांख्यिकी स्टार्ट करने वाले हैं। सांख्यिकी क्या होता है आपने कक्षा 9 में पहले ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पर उसके आगे का भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपन सांख्यिकी होती क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सांख्यिकी, यहाँ पर देखो, सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवसाय और सरकार, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीजों में क्या करा जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। अब ये आंकड़े क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। आंकड़े मतलब क्या है, कोई संख्याएं, ठीक है, उनका संग्रह अपन करते हैं। उनका संग्रह करने के बाद अपन क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है, उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है। उससे अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो पूरा का पूरा पार्ट है ये सब मिलके क्या बनाता है, सांख्यिकी बनाता है। मतलब गणित का क्या है, ये एक भाग है, ठीक है। इसका उपयोग बहुत सारी जगह किया जाता है। विशेष तौर पर सरकारें क्या करती है, सांख्यिकी का उपयोग करती हैं। क्यों, सांख्यिकी का उपयोग करके सरकारें क्या करती हैं, आने वाली योजनाएं बनाती हैं। जैसे बहुत सारे आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उन आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जाता है कि अब जनसंख्या कितनी बढ़ेगी और इस जनसंख्या के लिए अपने को कौन कौन से संसाधन उपयोग में लाना पड़ेंगे या किन संसाधनों की कितनी वृद्धि करना पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, सांख्यिकी अपने को पढ़ें उसके पहले आंकड़े जान लेना बहुत जरूरी होता है कि आंकड़े क्या होते हैं, ठीक है। आंकड़े सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आंकड़े संख्याओं और तथ्यों का एक संग्रह होते हैं, ठीक है। संख्याओं और तथ्यों का क्या होता है बेटा, ये एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, जो किसी विषय के बारे में हमको क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। वे विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं। आंकड़े जो है विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं, जैसे सर्वेक्षण, प्रयोग या जनगणना, ठीक है। जनगणना करते हैं, ठीक है, जनगणना से अपन क्या करते हैं, कुछ आंकड़े प्राप्त करते हैं। सर्वेक्षण, ठीक है, कोई सर्वे वगैरह करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों पे कोई कभी किसी कंपनी का कोई आ जाता है सर्वे करने वाला व्यक्ति, मान लेते हैं अपन एक डिटर्जेंट का ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई डिटर्जेंट वाला जो आता है आपके यहाँ पर आके पूछता है, भाई आप कौन सा डिटर्जेंट उपयोग करते हो, है ना, आपका जो डिटर्जेंट है वो कितने पैसों का आता है, उससे आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, आप उसमें और क्या सुधार चाहते हो, ठीक है। इस प्रकार के सर्वे होते हैं। और सर्वे से क्या होता है कि जो नई कंपनियां हैं वो सर्वे करके क्या करती हैं, जनता के अनुरूप अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। अब आंकड़े कई प्रकार के हो सकते हैं जिनमें शामिल है, ठीक है। अब आंकड़ों के भी प्रकार होते हैं। क्या होता है, गुणात्मक आंकड़े जो गुणों या विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जैसे कि लिंग, जाति या शिक्षा का स्तर आदि, ठीक है। ये आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुणात्मक आंकड़े होते हैं, ठीक है। लिंग अर्थात क्या, स्त्रियां, बच्चे, इनके बारे में जानकारी बताना, ठीक है। कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, ये सभी लिंग में आ जाते हैं। जाति या शिक्षा के बारे में पता करना कि कौन व्यक्ति कितना शिक्षित है या कौन सा समाज कितना शिक्षित है, ठीक है। इसके बारे में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। उन आंकड़ों को क्या कहा जाता है, गुणात्मक आंकड़े कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मात्रात्मक आंकड़े। अब ये जो मात्रात्मक आंकड़े जो होते हैं, मात्राओं या संख्याओं का वर्णन करते हैं। मतलब कितनी मात्रा में कोई संख्या है, कितनी मात्रा में क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, या संख्याओं के बारे में बताते हैं। अब मात्राएं क्या होती हैं, जैसे ऊंचाई हो गया, वजन हो गया, ठीक है, आय हो गई या जनसंख्या मान लेते, ठीक है। ये सारे के सारे जो आंकड़े हो जाएंगे अपने क्या, मात्रात्मक आंकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों, आंकड़े जो हैं वो अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, ये इस प्रकार से होंगे। ये अवर्गीकृत हैं, जिन्हें किसी वर्ग में नहीं बांटा गया है अभी, ठीक है। और वर्गीकृत आंकड़े क्या हो जाएंगे, वो अपन देख लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़े, अब वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इस प्रकार के आंकड़े, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरल आंकड़े होते हैं। सरल आंकड़ों में इस प्रकार के आंकड़े होंगे, मान लो ये प्राप्तांक है और ये छात्र, मतलब 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 2 हैं। 5 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 20 अंक प्राप्त करे हैं। 30 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 8 छात्र हैं। 40 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं। 50 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं, ठीक है। तो इन आंकड़ों से अपने को ये चीजें पता पड़ती हैं। उसके बाद आता है
सतत आंकड़ा। अब ये सतत आंकड़ा क्या होता है, देखो बच्चों, ये वर्गीकृत आंकड़ों के ही भाग हैं सब, है ना, ये वर्ग बने हुए हैं इनमें, ठीक है। ये 10 से 25 का वर्ग है, मतलब 10 से 25 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। 25 से 40 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। 40 से 55 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 8 छात्र हैं। और 55 से 70 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं। तो इन आंकड़ों को क्या कहा जाता है, सतत आंकड़ा कहा जाता है, ठीक है। अब इन्हीं के बाद होता है असतत आंकड़ा। देखो बच्चों, सतत आंकड़े में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 आ रहा है। लेकिन असतत आंकड़ों में क्या हो जाता है, 10 से 24, फिर 25 से 39, 40 से 54, 55 से 69। मतलब यहां पर अपने को एक एक की गैप दिख रही है। अच्छा बच्चों, जरूरी नहीं है एक एक की गैप हो, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। ये तो मैं आपके लिए एक उदाहरण बताया हूं, बनाया है मैंने, ठीक है, जो कि हमको बता रहा है कि ये सतत नहीं है। सतत मतलब एक के बाद एक नहीं है। 10 से 25, 25 से 40, यहाँ क्या है 10 से 24, फिर 25 से 39, मतलब एक की गैप आ गई। यहाँ पे जब भी बीच में एक गैप आने लग जाए तो वो क्या होते हैं, असतत आंकड़े होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आंकड़ों के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं अपन सीधे सांख्यिकी पर, ठीक है। तो कक्षा 10 जो है हमारे पास, उसका जो गणित है उसमें सांख्यिकी के 3 भागों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं 3 भाग, वो एक तो है माध्य, ठीक है बच्चों, दूसरा होता है बहुलक, तीसरा होता है माध्यक। अब ये बहुलक, माध्यक और माध्य क्या होते हैं, इनको अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज वाला जो वीडियो है उसमें अपन माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में, माध्य को ही औसत भी कहा जाता है, औसत, ठीक है, माध्य को औसत भी कहा जाता है, और इसे समांतर माध्य भी कहा जाता है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको 3 नामों से ज्ञात किया जा सकता है ना, अंग्रेजी में इसको मीन बोलते हैं। तो माध्य, औसत, समांतर माध्य, माध्य, एवरेज, ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें अपन क्या करने वाले हैं, अभी माध्य जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन बहुलक डिस्कस करेंगे और उसके बाद माध्यक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से तीनों को अलग अलग डिस्कस करके अपन ये वाला चैप्टर फिनिश कर लेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें अपन माध्य देखते हैं कि आखिर माध्य क्या होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माध्य अपन पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, सांख्यिकी में माध्य मानों का एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला एक औसत मूल्य होता है। मैंने पहले बता दिया आपको क्या होता है, औसत होता है। इसे गणना करने के लिए हम सभी मानों को एक साथ जोड़ते हैं और फिर परिणाम के मानों की संख्या से विभाजित कर देते हैं, ठीक है। यहां पर मान लो या आंकड़े मान लो, करेक्ट है। जो यहां पर कहा गया है ना कि मानों को अपन जोड़ते हैं, तो यहां पर मैं बोल देता हूं भाई आंकड़ों को जोड़ते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां उदाहरण के लिए अपन क्या करते हैं, निम्न डेटा ले लेते हैं। क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हमारे पास हैं, ठीक है। ये 5 आंकड़े हैं, ठीक है। औसत ज्ञात करना है अपने को या माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। माध्य ज्ञात करना है। माध्य को जनरली अपन x के ऊपर बार लगा के प्रदर्शित करते हैं, x के ऊपर एक आड़ा डंडा लगा देते हैं, x बार, इसको पढ़ेंगे किसे, x बार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा क्या, सभी आंकड़ों की जोड़, ठीक है। क्या, सभी आंकड़ों का योग या जोड़, एक ही बात है, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे अपन आंकड़ों, ठीक है, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान दो, ये जो हमारे पास सभी आंकड़े हैं इनकी जोड़, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, इनको सबको जोड़ लिया। और आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, 5 से क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है। इनको हल करते हैं अपन, देखो 5 और 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15, टोटल कितना है बच्चों, 15 आया हमारे पास।
और ये अपॉन में क्या है 5 है, ये 5 से इसको 3 टाइम्स अपन क्रॉस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो आंसर विल बी 3। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा, उत्तर जो होगा हमारा वो क्या होगा भैया 3 होगा। ठीक है, तो जो माध्य आया हमारे पास x बार इज इक्वल टू 3। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर है, करेक्ट है। तो ये तो हो गया भैया औसत निकालने का तरीका, मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, अब यहां पर जो माध्य है, ठीक है, वो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है। तो देखो बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं वो इस प्रकार से, और इनका माध्य निकालना मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, करेक्ट है। एक इसको भी अपन एक काम करते उदाहरण देख लेते हैं। तो ये x बार क्या बोला मैंने, सभी आंकड़ों का योग ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 आंकड़े, तो ये 5 से डिवाइड कर दिया। इन सबको जोड़ रहे हैं अपन, क्या हो जाएगा बच्चों, 5 और 4 9 और 7 16, 16 3 19, 4 23 23 आ गया। ये अपॉन में क्या है भैया 5 है, इसको अपन भाग देते हैं 5 से, 5 चौक हो जाता है 20, भाग जाएगा नहीं, उसका लगाया दशमलव और यहाँ हो जाएंगे 30, 5 छंके 30, तो क्या है 4.6। आंसर विल बी, उत्तर क्या होगा भैया हमारे पास, ये होगा 4.6। करेक्ट है। तो ये तो है हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़ों। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े आप पहले ही पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में। ठीक है, यहाँ पर अपन ज्यादा इतना ध्यान देंगे नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक है, अब अपन निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य। अब वर्गीकृत आंकड़ों के जो माध्य हैं वो 3 प्रकार से निकाले जा सकते हैं। एक तो होती है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है हमारे पास कल्पित माध्य विधि, और एक और विधि होती है तीसरी, क्या होती है, पग विचलन विधि। ठीक है, ये इन तीनों को ही अपन यहाँ पर इस वाले भाग में देखने वाले हैं या इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेती है हमारे पास कोई आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों को अपने को प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। ठीक है, अब वर्ग अंतराल दे रखा है अपने को 10 से 25 2 छात्र हैं, 25 से 40 3 छात्र हैं, 40 से 55 7 छात्र हैं, 55 से 70 6 छात्र हैं, 70 से 85 6 7 छात्र हैं, और 85 से 100 6 7 छात्र हैं। ठीक है बच्चों, इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक सारणी बना लेते हैं। यहां तो लिखा मैंने वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल था, ऐसा भी देखो ये आड़े आड़े लिखे थे ना ये। ठीक है, ये आड़े में लिखा हुआ है, अपन ने क्या करा खड़े में एक और सारणी बना ली। ये जितने भी थे ना सारे मान खड़े में लिख लिए यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, ये और विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ये विद्यार्थियों की संख्या ये लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो वर्ग अंतराल वाले हैं वो सारे के सारे मान उतार देते हैं, कॉपी कर देते हैं। ये सारे लिख लिए मैंने, देखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। ठीक है, और हाँ 55 से 70 ये वाला, और 70 से 85 ये वाला भाग, और 85 से 100 ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये विद्यार्थियों की संख्या लिखा अपन ने, इसको FI से प्रदर्शित कर देते हैं। FI, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये FI से अपन इसका क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। अब क्या होगा भैया, FI, आई मतलब होता है इंटीजर बेटा। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, अब ये जो इंटीजर है इसका मतलब होता है क्या, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो मान है, सपोज इसको अपन FI मान F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, इसको F3 मान लेते हैं, इसको F4 मान लेते हैं, F5 हो जाएगा, F6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये FI जो है ये इनके मान है। आई की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर। ठीक है, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा। करेक्ट है, तो इसी प्रकार से हम इनको आगे बढ़ाकर लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया। देखो 40 से 55 का जो वर्ग है, ये 40 से 55 का वर्ग है, यहाँ कितना था, ये 7 था, तो ये वाला 7 मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब 55 से 70 वाला वर्ग है 6, तो 55 से 70 वाला वर्ग ये हमारे पास 6। इसी प्रकार से इस 6 को यहाँ लिख दिया और इस 6 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, इतनी बात तो हमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आती है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से सारणी थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस सारणी में यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, ये बनाया अपन ने वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह या इसी को क्या कहा जाता है, मध्य बिंदु मार्ग भी कहा जाता है, मध्य मान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु जो है वो भी अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु एक ही बात होती है। यहां पर देखो एक्स आई जो है इसे एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स आई है ये क्या होता है, देखो बच्चों एक्स आई जो होता है ना वो क्या होता है कि जो हमारे पास उच्च सीमा होती है या ऊपरी सीमा, ठीक है, या निम्न सीमा, भी लिखता हूं मैं यहां पे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक है, और पूरे के भाग में अपन कर देते हैं 2, मतलब 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। उच्च सीमा और निम्न सीमा इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहां पर उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है, देखो निम्न सीमा तो यहां पर है 10, तो ये एक्स वन की बात कर लेता हूं मैं, एक्स आई ना, एक्स आई मतलब इंटीजर, इंटीजर मैंने बता दिया क्या होते हैं। यहां पर क्या होंगे संख्या में 1 2 3 4 5 6, मतलब आई जो होगा वो 1 से लेके तो 6 तक होगा। आई वन की बात करें, पहला वन, ठीक है, वन क्या होगा भैया, निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी 10, ये लिखा मैंने 10, प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या है इसकी 25 है, तो ये लिख दिया मैंने 25। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 2। अच्छा 25 और 10 को अपन जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास कितना 35, और इस 35 को अपन क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। जब 2 से भाग दोगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पे देखो 2 एकम 2, और क्या आएगा, ये हो गए हमारे पास कितने, एक यहां पर बचा 15 हो गए, 2 7 14, फिर भाग जाएगा नहीं। ठीक है, एक बचेगा, फिर 0 कर देते, 2 पंजे 10, तो 17.5 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं 17.5, करेक्ट है। उसी प्रकार से ये दूसरा वाला मान भी लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर से देख लेते हैं x2, x2 क्या है 25 प्लस 40 पूरे के बटे में 2। देखो बच्चों क्या होगा, 40 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, और इस 65 को अपन 2 से भाग देने वाले, क्या होगा 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 दूनी 4, फिर 5, मतलब 32.5, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 32.5। ये लिख देता हूं मैं यहां पर 32.5, करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। उसके बाद ये वाला जो मान होगा भैया, ये होगा हमारे पास कितना 47.5। अब बोलोगे सर जोड़ के तो देख लेते, आपने मन से लिख दिया, ऐसे लिख दिया क्या, नहीं, जोड़ेंगे यही आएगा। ये तो हो गई एक तरीका। दूसरा तरीका देखो बच्चों, 25 में से 10 घटाए कितने बचे 15, कितने 25 में से 10 घटाए 15, यहां देखो 40 में से 25 घटाए 15, 55 में से 40 घटाए 15, सब में अंतर क्या आ रहा है 15 का आ रहा है। तो एक काम करो 15 15 जोड़ते जाओ, 17.5 में 15 जोड़ेंगे तो 32.5 आएगा, 32.5 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47.5 आएगा। अब 47.5 में अपन फिर 15 जोड़ेंगे तो 62.5 आ जाएगा। 62.5 में 15 फिर जोड़ेंगे अपन तो आ जाएगा 77.5। ठीक है, इसमें 15 फिर जोड़ दो तो ये हो जाएगा कितना 92.5। तो ये तो हो गया भैया एक हमारा क्या जनरल तरीका, जिससे अपन क्या कर सकते हैं आगे के नंबर पता कर सकते हैं। एक निकाल के देख लो और फिर उसमें क्या करो, ये जो भी अंतर आ रहा है इनके बीच का वो जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हर बार आपको जोड़ के और भाग दे के नहीं देखना पड़ेगा। ये शॉर्टकट मेथड है। क्या शॉर्टकट मेथड है बच्चों, ये अपने पहला वाला निकाल लिया और सब में फिर क्या करो, ये जो अंतर आ रहा है इनका वही अंतर जोड़ते चलो, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर नहीं आ रहा है तो कोई तकलीफ नहीं, सबको जोड़ जोड़ के देखो। जैसे मैंने निकाला ना x2, ऐसे x3 निकाल लो, x4 निकाल लो, x5 निकाल लो, x6 निकाल लो। ठीक है, यहां तक आ रही बात समझ में।
करेक्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, एफ आई और एक्स आई का गुणा कर देंगे, मतलब क्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं का क्या करने वाले हैं, अब अपन गुणा करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 17.5 में 2 का गुणा करते हैं अपन, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 35.0 करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गुणा तो आपको ही करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। 97.5 और बताओ, इन दोनों का गुणा अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 332.5, इनका गुणा करेंगे तो 375.0 आएगा, ठीक है। फिर 6 का 77.5 में गुणा करेंगे तो 465.0 आएगा। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करोगे आप तो 555.0 आएगा। कितना आएगा, 555.0। करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इतना तो काम हमारा हो गया है ना, इसको मैं आप साफ कर देता हूँ। ये तो हमारा रफ कार्य है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास मान आए हैं, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालेंगे। लेकिन उसके पहले तो मैं एक काम करता हूं, समांतर माध्य का फार्मूला लिख देता हूं। एक तो वो अपन ने वहां पर देखा ही था, दूसरा फार्मूला है, इसको याद रखेंगे अपन। ये होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। किसकी जोड़, एक्स आई एफ आई की, ठीक है। एफ आई एक्स आई की मतलब एफ आई गुणित एक्स आई की, ठीक है। तो ये जो एफ आई एक्स आई जो दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहा है, ये रहे हमारे पास, ठीक है। इन सबकी क्या कर दो, जोड़ कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जोड़ किसकी, एफ आई और एक्स आई की। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब किसका, ये जो भी इसके आगे लिखा हुआ है, तो एफ आई एक्स आई का जोड़। तो एफ आई एक्स आई यहाँ पर इतने दे रखे हैं, है ना, इनको अपन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। इनको जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पर। तो लिखो, यहाँ पे लिखता हूं मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, अब जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों अपन, ठीक है। इन सबको अपन जोड़ के देखेंगे, है ना, जोड़ के देख लीजिएगा, है ना। मैंने जोड़ लिया है पहले ही ऑलरेडी, ताकि समय ज्यादा खर्च ना हो, ठीक है। तो हमारे पास जो जोड़ है इसका आ रहा है 1860.0, करेक्ट है। 1860 क्या आ रहा है, 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये तो मान हो गया ऊपर वाला। अब ये नीचे क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, मतलब सिग्मा एफ आई जोड़ एफ आई का, जितने भी एफ आई के मान है, एफ आई के सारे मान देख लो। एफ आई के मान कितने हैं, 2 3 7 6 6 6, इन सबको जोड़ दो, ठीक है। तो ये लिख देता हूं सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये कितना है, ये आ रहा है हमारे पास 30, ये लिख दिया मैंने 30। अब सीधे सूत्र लगा देंगे अपन, ये सूत्र लगा ही हुआ है, सूत्र में मान रख देते हैं, ठीक है। मान रखेंगे, क्या आएगा बच्चों, ये एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना, 1860.0 है ना। इन सबको जोड़ोगे तो यही आएगा, देख लेना। उसके बाद क्या है नीचे, सिग्मा एफ आई, कहाँ है सिग्मा एफ आई, ये क्या, इन सब की जोड़ देखो, 6 6 दूनी 12 18, 18 और 7 25 25 और 3 28 और 2 30, टोटल 30, ये लिख दिया 30, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब इस 0 से ये 0 खत्म, क्या आएगा बच्चों, एक्स बार, यह 3 छंग 18 और 3 दूना 6, तो कितना आया 62, ठीक है। 62 आंसर आ जाएगा हमारे पास, और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, और यही पूरा का पूरा हल है, करेक्ट है। देखने में बिल्कुल छोटा सा लग रहा है ना। अब ये है भी छोटा, अभी मैं आपको समझाना था इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है,
ठीक है, क्योंकि समझाते समय थोड़ा समय ज़्यादा लगता है छोटा सा ही, कई टेंशन नहीं। शॉर्टकट मेथड मैंने बताई हुई है आपको। क्या भैया, ये एक्स आई लिखना है ना, एक्स आई लिखना बहुत आसान रहेगा सभी जगह। इन दोनों को जोड़ो, दो का भाग दे दो, यहाँ लिख दो। दोनों को जोड़ो, दो का भाग दो, यहाँ लिख दो। दोनों को जोड़ो, दो का भाग दो, यहाँ लिख दो। दोनों को जोड़ो, दो का भाग दो, यहाँ लिख दो। दोनों को जोड़ो, दो का भाग दो, यहाँ लिख दो। दोनों को जोड़ो, दो का भाग दो, यहाँ लिख दो। करेक्ट है, ये तो हो गया एक तरीका बढ़िया हमारे पास। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भैया, ये हमारे पास है 15 15 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला निकालो, 15 15 जोड़ते जाओ सब में, ये दूसरा तरीका। एक और होता है तीसरा तरीका, इन दोनों का मध्य बिंदु लिख दो, 10 और 25 का मध्य बिंदु। 10 और 25 का मध्य बिंदु क्या होगा, 17.5। 25 और 40 का मध्य बिंदु क्या होगा, वो होगा 32.5। ठीक है, अब ये 15 15 का अंतर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। जब 10 10 का अंतर आएगा ना, फटाफट बता दोगे। जैसे 10 और 20 का मध्य बिंदु क्या होगा, 15 है ना। यहाँ पे देखो बता देता हूं मैं, 10 और 20 का मध्य बिंदु फटाक से आप बता दोगे, कितना, 15। ठीक है, 20 से 30 का मध्य बिंदु फट से बता दोगे आप, कितना, 25। 30 से 40 का मध्य बिंदु क्या, फटाक से बता दोगे आप, कितना, 35। ठीक है, अधिकतर में 10 के अंतर वाली संख्याएं ज्यादा आती हैं सवालों में, ये बहुत कम आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कठिन हो जाए इसलिए मैंने उदाहरण ये ले लिया है पहला। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि जो है आपकी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आगे वाली जो विधि हमारे पास है, ठीक है, वो अपन देखेंगे कल्पित माध्य विधि। बच्चों, यही वाला जो प्रश्न है इसी को अपन क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि से हल करते हैं। कल्पित माध्य विधि में हमारे पास जो फार्मूला है वो इस प्रकार से हो जाएगा, क्या, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में आ जाएगा सिग्मा एफ आई। करेक्ट है, मतलब वही का वही फार्मूला हमारे पास दिख रहा था, उसमें क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, मतलब जो एक्स आई था उसकी जगह डी आई आ गया, और यहाँ क्या आ गया, जोड़ में प्लस ए। इस ए को ही क्या कहा जाता है बच्चों, इस ए को ही कहा जाता है कल्पित माध्य। क्या कहा जाता है, कल्पित माध्य। ठीक है, इसलिए इस विधि का नाम क्या रखा गया है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, चलिए अपन अब इसको हल करते हैं। चलिए बच्चों, ये जो प्रश्न था अभी प्रत्यक्ष विधि से अपन हल करा था, उसमें ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। मतलब क्या, वर्ग अंतराल जो है ऐसे के ऐसे लिख दो, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे लिख दो। उसके बाद वर्ग चिन्ह अर्थात एक्स आई निकालना अपने को आता ही है। ठीक है, क्या था, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 25 को, उस 2 का भाग देंगे, लिख देंगे यहाँ पर। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक्स आई भी आपको निकालना आ ही गया था। ठीक है, अब इसमें बढ़ जाता है हमारे पास क्या, डी आई और ए। करेक्ट है, अब ये क्या होते हैं यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारे पास ए है, करेक्ट है, ये जो हमारे पास ए है, ये क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ठीक है, और इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अपन क्या करते हैं, ये जो इतने सारे मान दे रखे हैं, इनमें से 1 2 3 4 5 6, इनमें से किसी भी मान को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि वो जो मान है वो क्या है, कल्पित माध्य है। ठीक है, और डी आई क्या होता है, डी आई में यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो, डी आई जो होता है ना, वो डिफरेंस होता है किसका, एक तो हमारे पास ये है क्या, एक्स आई माइनस ए का, मतलब एक्स आई में से एक हटाएंगे अपन, और जो बचेगा उसको यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अपन करते हैं इसको हल। देखो बच्चों, अब अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से सारणी में एक टेबल और बढ़ा लेते हैं, सॉरी एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। उस कॉलम में लिख लेते हैं अपन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। करेक्ट है, अब ये जो डी आई है ये क्या होगा, देखो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर से एक काम करो, सबसे पहले तो यहां पे लिख लेते हैं अपन माना, यहां लिखते हैं अपन माना कल्पित माध्य ए बराबर,
ए बराबर क्या है, ये 3 मान है, सॉरी ये हमारे पास दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 मान दिख रहे हैं। इनमें से किसी भी एक मान को आप कल्पित माध्य मान सकते हो। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये जो हमारे पास 47.5 है ये क्या है, हमारा ए है। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या, 47.5 करेक्ट है। अभी जो डी आई होता है, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई, डी आई लिखना है अपने को, यहाँ पे लिखना है डी आई। तो ये डी आई जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए क्या मान रहा है अपन, 47.5। तो यहाँ पर निकालता हूं मैं बच्चों डी आई, डी आई मतलब आई, आई की जगह इंटीजर 1 2 3 4 5 6 बता दिए मैंने आपको 6 तक। तो ये D1 पहला वाला मान, ये वाला मान। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे वो लिखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्स आई मतलब x1 माइनस ए। ठीक है, अब यहां से देखो D1 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x1 कितना है 17.5, ये लिखा मैंने 17.5 माइनस ए कितना है 47.5। ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, क्या आएगा हमारे पास D1 बराबर आएगा हमारे पास यहाँ पर 30 का माइनस का। ठीक है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। ठीक है, क्या आएगा माइनस का 30, करेक्ट है। यहाँ पर लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे अपन माइनस के 30, करेक्ट है। उसके बाद अब निकालेंगे अपन दूसरा वाला मान। ठीक है, D2। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, देखो यहां से D2 करेक्ट है, वो होगा क्या, ये 2 32.5 माइनस 47.5, इसमें से इसको घटा रहे हैं, आएगा कितना बच्चों, आएगा हमारे पास माइनस का 15। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं माइनस के 15। और यहां पर क्या हो जाएगा D3 कितना, ये यही आएगा हमारे पास 47.5 माइनस 47.5, क्या आ जाएगा 0। यहां लिख देता हूं मैं 0। उसके बाद देखो ये हो रहा है 62.5 है ना, तो यहां पर से D4 लिखना है अपने को। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं बच्चों। ठीक है, एक एक स्टेप, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो D4 क्या हो जाएगा, x4 कितना है, ये रहा 62.5 माइनस में क्या 47.5 घटाओगे, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा, है ना। ये 15 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस के 15। ठीक है, उसके बाद आएगा 77.5 में से ए को घटाओगे तो आएगा बच्चों 30। ठीक है, ये माइनस लगा दिया मैंने, प्लस आएंगे, ये भी प्लस है, ये प्लस। ठीक है, अच्छा बच्चों 92.5 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 45, घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, -30 -15 0 15 30 45, इस प्रकार से ये मान यहाँ पर आ जाएंगे। अब अपने को क्या लिखना है, यहाँ पर FIDI लिखना है। तो FIDI यहाँ आएगा, है ना। इसके लिए एक कॉलम बढ़ा लेते हैं अपन। ठीक है, ये एक कॉलम बनाया अपन ने FIDI। ठीक है, ये सारे मान अपन ने निकाल लिए। क्या है ये FIDI, क्या होता है बच्चों, FI का गुणा इस DI के साथ, तो ये F कितना है 2 और 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 60, और ये 3 का गुणा यहाँ कर रहे हैं, 15 तिया 45 माइनस के 45, और ये 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 का गुणा ये 15 में कर रहे हैं तो 15 छंकी 90 होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 90। उसके बाद देखो बच्चों, बताओ ये 6 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं अपन, 6 3 18 180 हो जाएगा, और फिर 6 का गुणा अपन 45 में कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 पंजे 30 की 0, 6 चौक 24 और 3 27 270, ये हो गया 270। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर यहाँ जोड़ लिखना है। किसका जोड़ लिखना है, FIDI का। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन या सिग्मा FIDI
ठीक है। अब ये जोड़ होगा इन सब का जोड़ यहाँ पे लिख देते, कितना आएगा देख लेते हैं अपन। देखो बच्चों हल करके देखते हैं। देखो ये इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, 0 5 तो ये हो गया 5 और 6 4 10 तो ये हो गया हमारे पास 105 काय के माइनस के। यहाँ जोड़ते हैं 0 0 ये 0, ये क्या हो गया भैया, ये 9 ये 8 और ये 7, ठीक है। सबको जोड़ो, ठीक है। 8 और 9 17 हो गए, 17 को 7 से जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 24, 24 के लिख दिया अपन ने यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ तो कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। और आगे बढ़ो, 2 और 3 3 2 5 ये हो गए 5, ठीक है। इनको अब अपन एक काम करते हैं, ये हो जाएगा प्लस का, है ना, तो ये हो गए 540, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस का, ये प्लस का, तो एक काम करो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, माइनस का चिन्ह ना, तो इसको एक काम करो यहाँ लिख लेता हूं मैं नीचे 105 और घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ 4 इसमें से दे दिया तो यहाँ बचा 3, 3 में से 0 गया तो बचेगा 3 और 5 में से 1 गया तो बचे 4, कितने बच रहे 435, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 435, 435 लिख दिया मैंने, करेक्ट है। अब बस अब यहाँ पर मान रखना है और हल करना है, ठीक है। फार्मूले में मान रखना है और हल करना है ना। चलो अब इसको हल करते हैं अपन। क्या है, x बार इज इक्वल टू, हाँ बताओ, a प्लस ये तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला लिख लिया अपन ने, है ना। मान रख देते हैं x बार इज इक्वल टू ए कितना है, ए हम मान रहे थे भैया 47.5 तो ये लिख दिया मैंने 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया 435, ठीक है। तो ये लिख दिया 435 बटे में क्या है, बटे में हमारे पास है सिग्मा एफ आई कितना है 30, है ना। एफ आई ये कितना लिख दिया अपन ने 30, ठीक है ना। अब एक काम करो, इससे 30 से इसको भाग दे दो, भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो बेटो ये तो x बार तो हमारे पास यहाँ आ गया है, यहाँ तक कुछ कठिन काम हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब ये 47.5 तो मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये लिखा मैंने 47.5 प्लस यहाँ पर जब भाग दोगे आप एक काम करो 3 से भाग दे देते अपन, 3 एकम 3, ठीक है। वो 0 है तो दशमलव लग ही जाएगा एक संख्या के बाद, है ना, लास्ट वाली संख्या छोड़ के, है ना। अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3 फिर बचा 1 तो हो रहा है हमारे पास 12, तो 3 चौक 12 बचेगा 1, 3 पंजे 15 तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 5, ठीक है। अब यहाँ पर 0 था तो एक संख्या से यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया, इन सबको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं अपन, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा x बार बराबर आएगा हमारे पास कितना, हमारे पास आएगा 62। और देखो प्रत्यक्ष विधि में भी तो यही आंसर आ रहा था हमारा, देखो प्रत्यक्ष विधि से जब अपन ने हल करा था ना, ये कितना आ रहा था 62, ये प्रत्यक्ष विधि से हल करा था कितना आ रहा था 62, और अभी कितना आया, अभी अपन ने कल्पित माध्य विधि से करा तब भी कितना आ रहा है 62, अर्थात दोनों विधियों से उत्तर क्या आता है, एक जैसा ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको यह वाली विधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगली विधि जो है वो पग विचलन विधि है, उसको भी अपन इसमें हल कर लेते हैं ताकि तुम्हारा माध्य वाला जो पार्ट है, भाग है, वो पूरा का पूरा हो जाए, है ना, माध्य जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बच्चों इसी प्रश्न को अपन पग विचलन विधि से हल करते हैं, ठीक है। इतना तो अपने को करना ही करना है, वर्ग चिन्ह तक तो अपने को करना ही करना है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होता है वो थोड़ा सा अपन देखते चलते हैं। देखो बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, एक और इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे और ये कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा यू आई,
यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में आ जाएगा, एच। अब ये जो ए है, ए तो आपको मालूम ही है क्या है ना। अब इसमें एच बढ़ गया है बस, तो एच अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, एच में बता दूंगा क्या है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो हमारे पास हल करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं सबसे पहले, माना ए बराबर अपन क्या मान रहा है, ये 47.5 है ना, ये है हमारे पास 47.5, ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो माना ए बराबर 47.5 है, और एच क्या है, एच देख लेते हैं। देखो बच्चों, एच जो होता है ना, वो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं। ठीक है, या वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है, ठीक है, वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 25 माइनस 10 क्या आएंगे, 15। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं 25 माइनस 10। ठीक है, तो h बराबर आ गया बच्चों हमारे पास 15। करेक्ट है, h बराबर क्या आ गया, 15। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखना है अपने को सारे मान, है ना। तो यहां पर अपन ने फार्मूले में क्या लिखा, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। करेक्ट है, तो यहां पर से एक्स आई मतलब ये वाला मान, पहला वाला मान कितना है, 17.5 माइनस ए कितना है, ए अपन मान रहे हैं 47.5, तो ये लिखा मैंने 47.5 बटे में पूरे के बटे में क्या आएगा, एच क्या है, एच है ना, एच कितना है 15, ये लिखा 15। हल कर लेते हैं, हल करो, इसमें से इसको घटा रहे हैं, आएगा हमारे पास कितना बच्चों, माइनस का 30, और 15 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो आएगा यहाँ पर 2, तो क्या आया हमारे पास, माइनस का 2, ये लिख दिया मैंने माइनस का 2। करेक्ट है, उसके बाद आगे हल कर लेते हैं अपन। ठीक है, जैसा अपन ने यहाँ पर लिखा था, क्या 17.5 जैसे 32.5 लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 32.5 माइनस 47.5 है ना, ये ए का मान, और अपॉन में एच, ये तो 15 है ही। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, इसमें से इसको घटा रहे, 32.5 में से 47.5 को घटा रहे, तो माइनस के आएंगे 15, क्या आएंगे, माइनस के 15। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 15 बटे 15 बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 1, ये लिख दिया मैंने माइनस का 1। और यहां पर क्या आएगा, 0, क्यों, 47.5 में से इसको घटाएंगे 0 ही आएगा, ये लिख दिया मैंने 0। और देखो ये हमारे पास है 62.5 में से, यहां लिखता हूं मैं 62.5 में से 47.5 घटा रहे हैं। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास 43। ठीक है ना, सॉरी 15 बचेगा, 15 62 है ना ये, हाँ 62, कितना बचेगा 15, तो 15 को 15 से भाग देंगे अपन, ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा हमारे पास कितना 1, यहाँ कितना आएगा 1। ऐसे ही 77.5 में से घटाओगे 47.5 को आएगा 30। ठीक है, और 15 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 2। 92.5 में से इसको घटाओगे आएगा हमारे पास 45 को 15 से भाग दोगे तो आएगा 3। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास इस प्रकार से पूरा का पूरा मान। अच्छा बच्चों ध्यान दो, ये हल करके देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मैंने करा ना अभी हल, तो ये हल करके देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, मैं एकदम शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। ठीक है, उसको याद रखिएगा, उससे जल्दी काम हो जाएगा आपका। क्या होगा भैया, वो होता है हमारे पास क्या, जो भी कल्पित मान रहे हैं अपन, जो भी ए मान रहे हैं, ए क्या है, ठीक है 47.5, उसके ठीक सामने लिख दो 0, उसके ठीक सामने लिख दो 0, और ऊपर की साइड लिखो 1 2, काय में -1 -2, नीचे लिखो 1 2 3। ठीक है, बढ़ते चलो, कहां तक चलेंगे, जितनी हमारे पास संख्या है, मतलब जितने हमारे पास क्या है टेबल है ना। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि यहाँ पे लिख दो 4 5, बढ़ते चले चलो, ऊपर चले चलो, नहीं, हमारा जो हमारे पास ये जो सारणी वाला जो मान है यहीं पे समाप्त हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर तक अपन रुक जाएंगे, -1 -2, नीचे 1 2 3 तक। करेक्ट है, अब क्या करना है अपने को, अगला वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगले अपने को एक टेबल और बढ़ानी है, सॉरी एक कॉलम और बढ़ाना है, और उस कॉलम को अपन क्या करेंगे FI UI। ठीक है, वहां पर अपन ने FI DI करा था ना, इसे यहाँ पे लिखेंगे FI UI।
चलिए बच्चों, एक और कॉलम अपन ने बढ़ा लिया है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन क्या, एफ आई यू आई। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं एफ आई यू आई। ठीक है, अब इनके मान लिख लेते हैं। देखो, 2 का गुणा 2 में कर रहे हैं, -4 आएंगे, ये -4। 2 में, सॉरी 3 में 1 का गुणा कर देते हैं। देखो, एफ आई का यू आई से गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा इससे कर रहे हैं, तो 2 का गुणा इससे करा तो -4, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो भैया माइनस के आएंगे 3, और 7 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 6, और 6 का गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12। ठीक है, 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 3 18। करेक्ट है। यहाँ पे लिखते हैं अपन सिग्मा एफ आई यू आई, इन सबको जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ के लिखोगे क्या आएगा भैया, इन सबको आप जोड़ना है ना, आएगा 29। ठीक है, ये हो जाएंगे -4 -3 माइनस के हो गए 7, और 8 और 2 10 और 6 16 की 6 हासिल किया 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गए कितने 36। अब ये 36 में से 7 घटा दो, 29 ही आएगा। करेक्ट है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ आई यू आई बराबर 29। अब यहाँ पर मैं लिखता हूं इसका फार्मूला x बार का। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य बराबर बच्चों फार्मूला होता है a प्लस, ठीक है, a प्लस h, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन क्या, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट बंद। आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं लगाना चाहो तो भी कोई तकलीफ नहीं, गुणित करके यहाँ पे एच लिख दो। करेक्ट है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, काहे का, पग विचलन विधि का। ठीक है, अब इस पग विचलन विधि का फार्मूला ये है। ठीक है, बाकी सारी मान अपन ने यहाँ पे निकाल ही लिए हैं, यहाँ पर रख देते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखो x बार इज इक्वल टू, देखो a कितना है भैया, a 47.5 है, तो ये 47.5 प्लस h की जगह h का मान लिख देते हैं अपन। h कितना था, h हमारे पास है 15, ये लिख दिया मैंने 15। ठीक है, ब्रैकेट में ऊपर देखो, ऊपर कितना आ रहा भाई, एफ आई यू आई कितना है 29, ये 29, और ये हमारे पास है एफ आई, सिग्मा एफ आई 30, ये लिख दिया मैंने 30। ठीक है, भाग दे देंगे। एक काम करो, इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, x बार इज इक्वल टू, ये 47.5 तो इसका ऐसा लिखा रहने देता हूं मैं, इसको काट देते हैं अपन। ये इसको काटा अपन ने, क्या आएगा, ये देखो एक काम करो, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं अपन, और यहाँ पे लिख लेंगे ये 15 से काटा, 15 का 15, 15 दूना 30, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 से इसको भाग दे दो, 2 एकम 2। ठीक है, वाइट से लिख देते हैं, हाँ 2 एकम 2, 2 चौक 8 है ना, बचा 1, 2 पंजे 10, तो ये 5 कितना, 14.5, 47.5। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, आएगा 62.0 या 62, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो इसके पहले जो अपन ने करा था कल्पित माध्य से, है ना, उसमें भी 62 आ रहा था। कल्पित माध्य के अलावा अपन ने इसको हल करा था काय से, प्रत्यक्ष विधि से, उसमें भी कितना आ रहा था 62। मतलब तीनों ही मान जो है, तीनों विधियों में मान क्या आते हैं, एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पग विचलन विधि से। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इस वाले प्रश्न को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, मतलब दिया गया जो भी प्रश्न है उसमें माध्य जो है वो तीनों विधियों से आप निकालने में सक्षम हो चुके हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको समझाना चाहा वो समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।